लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था। उसके बाद उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने छोटा सा ट्रिक बताया था जिससे आप याद रख सकते हो। फिर एग्जांपल्स हुआ था। उसके बाद मैंने आप लोगों को 3C तक करने को पूरा दे दिया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो आपको सॉल्यूशंस बताएगा कि किस केस में कितने सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक बात बताया था कि जैसे ये एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि क्या ये खुद में कुछ बताता है या नहीं। जैसे हम लोग को इक्वेशन 2 सॉल्व करने के लिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको x एंड y को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक और इक्वेशन की यूज़ पड़ती थी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। पर क्या सिंगल में ये क्या बताता है? अकेला अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन, या फिर अकेले ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या ये कुछ नहीं बताता? तो मैंने बोला था कि मैंने उस समय बोला था कि याद कर लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बताता है। वैसे क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे दिखाता है। वो ग्राफ वगैरह पे आप लोगों को शो किया गया होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उस पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखो, इस इक्वेशन को लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। अब x को भी भेज देते हैं इधर, तो 3y इक्वल टू -4 माइनस 2x, तो y इक्वल टू -4 माइनस 2x अपॉन 3। ये y का वैल्यू आ गया। और अगर दूसरा इक्वेशन दिया रहता तो y के वैल्यू को उसमें पुट कर देते तो हमारा सॉल्व हो जाता है x और y के लिए। बट यहाँ पे ये इंडिविजुअल y का वैल्यू आया है। तो देखो क्या इसमें क्या करना है। आप जैसे x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? y इक्वल टू -4 माइनस ये टोटल 0 अपॉन 3, तो -4/3। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -6/3 मतलब -2। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -4 माइनस 4 तो -8/3। तो ऐसे ही डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y आएगा। जैसे x का वैल्यू अगर हम लोग -2 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? -2 इंटू -2 प्लस 4 -4 0, तो y का वैल्यू आएगा 0। तो ये सब 9th में देखा होगा आप लोगों ने कि ये ग्राफ प्लॉट करने पे एक स्ट्रेट लाइन आता था। जैसे ये कोई ग्राफ है, ग्राफ पेपर, तो उस पर अगर प्लॉट करोगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4/3, तो इधर आएगा। फिर अब इसको देखते हैं, y का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू -2, तो -2 और 0 कुछ यहाँ आएगा। तो इस दोनों को ऐसे मिलाओ तो इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन बनता था हम लोगों के ग्राफ पेपर पे। और ये सब जितने पॉइंट्स हैं ना, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसी लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 9th का रिवीजन, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन देता है। तो जैसे ये इक्वेशन था ना 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो देखो ये क्या दे रहा था हम लोगों को? स्ट्रेट लाइन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो ये एक दूसरे टाइप का स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा। जैसे पिछला जो इक्वेशन था वो ऐसा स्ट्रेट लाइन दे रहा था, तो ये हो सकता है ऐसा इक्वेशन ऐसा स्ट्रेट लाइन दे दे, या इस टाइप का, या इस टाइप का, किसी भी टाइप का दूसरे स्ट्रेट लाइन देगा। अब ये मैंने पता कैसे लगाया वो भी आपको बताता हूँ, पर उससे पहले कुछ और देखते हैं कि देखो ये जो इक्वेशन है ये देता है हम लोग को स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता है? कर्व। भले ही ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसको कहते हैं कर्व। ये मैथ्स का लैंग्वेज है, कर्व, CURVE, कर्व। भले ही ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसको कहते हैं कर्व। कैसे? और भी बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्किल, ये भी एक कर्व है। और कुछ लोग अगर पढ़े होंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका शेप आता है पैराबोला, इसको कहते हैं पैराबोला, PARABOLA। इस टाइप का जो शेप आता है उसको कहते हैं पैराबोला, इसको कहते हैं सर्किल। उसके बाद ये सब जो होते हैं ना, ये सब कर्व्स के अंडर में आते हैं, ये दोनों, फिर ये स्ट्रेट लाइन जो हो गया, ये सब कर्व्स के अंडर में आते हैं। ये एक कार्टेशियन प्लेन है जो एक्स वाई एक्सिस होता था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ये जो इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन था। अगर कोई इक्वेशन ऐसा होता, मतलब कुछ भी यहाँ समझ लो दिया हुआ है, तो उसका अगर डायग्राम मान लो ऐसा बनता, ठीक, मान लो ऐसा बनता, तो इसको भी क्या कहते हैं, कर्व। इसका नाम क्या है वो अलग चीज़ है, बट इसको भी क्या कहते हैं, कर्व। और ये तो एक कर्व हो गया। दूसरा भी, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कुछ ऐसा भी बन जाता तो इसको भी क्या कहते हैं, कर्व। कर्व बताने का ये सेंस था कि मेनली ये तो पढ़ना है आपको 11th में, बट यहाँ डिस्कस करने का थोड़ा सा मतलब है कि कर्व का सॉल्यूशन क्या होता है, दो कर्व के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कैसे होते हैं, वो बताना था। कर्व पे हम लोग को डिस्कस नहीं जाना है कि कर्व कैसे बनता है नहीं बनता है, हम लोग को डिस्कस करना था कि कर्व का कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे होते हैं। तो दो कर्व का सॉल्यूशन, जैसे एक सर्किल है कर्व और एक ये कर्व है ना, तो ये कर्व है, तो जितने जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए ना, इन दोनों का सॉल्यूशन उतना है। जैसे ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों का सॉल्यूशन कितना है, 2 सॉल्यूशंस। दूसरा केस देखो, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, तो ये कर्व ऐसे मान लो, तो ये कितने जगह इंटरसेक्ट किए, कम से कम 2 जगह किए इंटरसेक्ट, तो ये भी एक कर्व है ये दोनों, और इन दोनों का कितने सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस, ठीक। दूसरा केस देखो, ये एक पैराबोला है, बताया था मैंने, इस टाइप का जो शेप होता है उसको पैराबोला कहते हैं। ये भी पैराबोला ही था, ठीक है, ये पैराबोला है। अगर ये लाइन ऐसे चला जाए सीधे, तो बाद में जाके वैसे ही यहाँ कट जाएगा, तो इसलिए इसके भी 2 इक्वेशंस हैं। इसके बाद सर्किल, इसको अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर गया तो यहाँ भी 2 इक्वेशंस हैं। अगर कोई ऐसा कर्व है और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाए, मान लो जैसे कि ये जो कर्व है ऐसे, ये इस टाइप का है, इस एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऐसे है, एक्स एक्सिस यहाँ है और वाई एक्सिस यहाँ है, तो ये एक कर्व है ऐसे, और कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे जा रहा है, ये पूरे अनंत तक होगा, ऐसा नहीं कि इतना ही छोटा है, ये स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा ऐसे जा रहा है, इस जगह पे कट किया तो कितने सॉल्यूशंस हैं, एक जगह यहीं बस कट किया ना, आगे कहीं इधर तो नहीं कर रहा, इधर भी नहीं कर रहा, तो कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 सॉल्यूशन है। किसका, इस स्ट्रेट लाइन का और इस कर्व का, ठीक। उसी तरह ये वही कर्व है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे गया मान लो, तो ये कितने जगह कट किया, कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 2 3 सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि 3 जगह कट किया इसने। तो ये सॉल्यूशन डिस्कस करने का क्या रीज़न था वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद और भी एग्जांपल्स ले लो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे जा सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए स्ट्रेट लाइन को अभी छोड़ो। दूसरा कर्व एक ले लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का, तो ये कितने जगह कट कर रहा है, एक ही जगह, तो ये भी 1 सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक। तो अब स्ट्रेट लाइन के केस में आते हैं कि देखो कोई एक स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन इसको कैसे कैसे कट कर सकता है, या तो वो ऐसे जाए तो एक जगह कट करेगा, या ऐसे भी कहीं भी जाएगा तो एक ही जगह कट करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे जाए और फिर घूम के चला आए तो 2 जगह कट कर लिया, नहीं, एक ही जगह कट करेगा। अगर सीधा गया तो 2 जगह कट नहीं कर सकता है कोई भी स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को, ये गलत है। उसके बाद देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे था तो दूसरा स्ट्रेट लाइन इसके एकदम पैरेलल चला जाए तो क्या ये कभी कट करेगा, नहीं करेगा। जैसे 2 ट्रेन की पटरियाँ होती है ऐसे, तो वो आपस में कभी टच नहीं करते या फिर कट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर दोनों कट नहीं किया है
तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक और बात कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा हो कि इसी पे से चला जाए ऐसे, तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए ना। समझ में आ रहा है? जैसे थोड़ा सा और देखो, क्या था, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे जा सकता है? या तो इसको ऐसे कट करके जाए तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर इसी के पैरेलल चला जाए तो 0 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, या फिर इसी पर से चला जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बट क्या 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या? सोचो, थोड़ा सा गौर करके डायग्राम बना के सोचो। तो 2 सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। देखो, कोई स्ट्रेट लाइन है, 2 सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 जगह कट होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दो जो इसको 2 जगह कट करे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसे खींच रहे हो तो एक जगह कट किया, उसके बाद ये कभी देखना कभी मिलेगा ही नहीं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर दूसरा बार कट कराना है तो ऐसे खींचना होगा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन रहा नहीं, ये कोई और कर्व बन गया ऐसे। तो ये गलत है। मतलब कि या तो एक, नहीं तो इनफाइनाइट, नहीं तो 0 टाइम्स कट रहा है वो, 2 3 4 ऐसे टाइम्स कट नहीं रहा है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है कोई भी, अब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया मैंने, इसके क्या हो सकता है केस? इसके या तो पैरेलल चला जाए लाइन, या फिर इसी पे से चला जाए, या फिर ऐसे चला जाए। तो अगर ये हो गया तो कितने सॉल्यूशंस हैं? 1 सॉल्यूशन होगा। अगर ये हो गया तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 0 सॉल्यूशंस। भले ही कितने करीब से भी जाए, यहीं से भी जाए, फिर भी ये 1 सॉल्यूशन का ही केस है। या फिर यहाँ से भी जाए तो 0 सॉल्यूशन का ही केस है। कितने करीब से भी जाएगा या फिर कहीं से, बट टच नहीं किया ना कभी, या फिर कट, तो ये 0 सॉल्यूशन वाला लाइन है। और जो इसी पर से चला गया है वो कितने वाला लाइन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ये तो कट ही कर रहा है हर जगह पे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला लाइन है। पैरेलल लाइंस कभी भी टच नहीं करते हैं आपस में, या फिर कट, ये तो पता ही होगा। और ये जो लाइन है ये एक जगह कट किया है, तो कितने सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन है। किसके? इस लाइन के और इस लाइन के। जैसे देखो, ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ऐसे चला गया, तो कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। किसके 1 सॉल्यूशन है? एक इस लाइन के और एक इस लाइन के। 1 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इस लाइन में, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो एक्स एंड वाई के टर्म्स में होगा। जैसे मान लो ये 2x + 3y + 4 = 0, इस लाइन का इक्वेशन ये है। और ये जो इक्वेशन है, ये लाइन मतलब उसका इक्वेशन है 3x + 2y + 3 = 0 मान लो। तो 1 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि क्या x आएगा या y आएगा? x या y इसमें कौन आएगा बताओ? एक सॉल्यूशन अगर आना है, कि एक ही सॉल्यूशन है, तो x या y में से कौन आएगा? दोनों आएंगे, मतलब पेयर में। देखो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा x और y दोनों आता था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने कि एक सॉल्यूशन है। बट एक सॉल्यूशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ x था या y था, क्या था? दोनों थे। मैं ये भी बताया था कि x और y को दोनों को जोड़ के ये मत बता देना कि दोनों को मिला के 2 सॉल्यूशन हो गए। नहीं, दोनों कंबाइन में एक सॉल्यूशन है। x, y एक कोऑर्डिनेट है जो इस स्पेस में कहीं पे आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ये x, y जो है, ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व किया था। जैसे 2 इक्वेशन दिए हुए थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक x/a = y/a = 1/a, y नहीं -y, तो इससे हम लोग सॉल्व किए थे। तो एक x आया था और एक y आया था। तो मैंने बताया था कि भले ही ये दोनों मिला के 2 है, बट ये है एक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ भी जो 1 सॉल्यूशन है, इस दोनों केस का जो 1 सॉल्यूशन है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि या तो सिर्फ x होगा या y होगा। समझ में आया? क्या होगा? दोनों होंगे, लेकिन दोनों का एक ही होगा, मतलब दोनों मिला के एक ही होंगे। देखो, अगर मान लो इसका x है 2 और y है 3, अगर सॉल्यूशन आ जाता है इसका, वैसे आएगा नहीं, अगर मान लो यही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x = 2 और y = 3 इसका आंसर है। और ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे थोड़ा मछली बाजार हो गया, बट यहाँ देखो, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो बताओ इस कितने जगह कट किया है? एक जगह या 2 जगह कट कर सकता है?
नहीं कर सकता। क्या 3 जगह? तो 3 जगह भी नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक जगह के बाद डायरेक्ट वो चला जाता है इनफाइनाइट पे। सबसे पहले तो जीरो सोल्यूशन होता है कब? जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब हो जाता है? जब दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। और उसके बाद वन सोल्यूशन कब हो जाता है? जब दोनों लाइन कट कर जाते हैं। ये कठिन का केस है, गलत का केस नहीं है। तो देखो कि या तो जीरो सोल्यूशन होगा या 1 होगा या इनफाइनाइट, बीच का कुछ नहीं होगा। न 2 होगा, न 3 होगा, न 4। इतने सोल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है यार। ये कभी भी जाएगा तो सीधा जाएगा, मुड़ के नहीं आएगा। तो कट किया तो निकल जाएगा, वापस फिर आएगा नहीं। समझ में आया? या तो जीरो सोल्यूशन होंगे या 1 होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब जीरो सोल्यूशन कब होगा? जब मैंने बता दिया कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक। और वन सोल्यूशन कब होगा? जब दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब वन सोल्यूशन का कतई मतलब मैंने नहीं है, बता दिया कि या तो x होगा या y। कौन होंगे? दोनों होंगे। x का भी कुछ वैल्यू होगा, y का भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक। मेन है कि ये समझ में आना चाहिए। मैंने कर्व टॉपिक इसलिए उठाया था ताकि ये बता सकूँ कि स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है और कर्व का सोल्यूशन तब होता है जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो कर्व का सोल्यूशन तब होता है जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक जगह, या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर इंटरसेक्ट करेगा तो इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। तो जब एक जगह इंटरसेक्ट किया तो वन सोल्यूशन, जब 2 जगह मतलब इनफाइनाइट जगह किया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और जगह कभी नहीं हुआ तो जीरो सोल्यूशन। और तो यहाँ से दिख ही गया होगा कि हम लोगों को 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, इन सब का केस हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मतलब ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि बार बार हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे कि उसमें जीरो सोल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है या फिर वन सोल्यूशन आ रहा है। बार बार हम लोग ये करने थोड़े ना जाएंगे, लाइन खींचा, बार बार हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल करके फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करके हमेशा चेक नहीं करने जाएंगे। तो कोई एक थ्योरेटिकल प्रोसेस तो होगा जिससे हम लोग पता लगा सकें कि वो जीरो सोल्यूशन दे रहा है या इनफाइनाइट दे रहा है या फिर वन सोल्यूशन दे रहा है। तो उसका भी प्रोसेस है, उस पर भी आएंगे हम लोग। बट ये उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट जितनी बार करेंगे कोई भी कर्व, उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे एक बार कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पे 0 बार है तो 0 सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ तक का समरी बता देता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर्व्स का सॉल्यूशन देखा कि कर्व्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं जहाँ पे वो कर्व कट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स कट किया, जितने बार मतलब तो 2 बार कट किया तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन का मैंने बता दिया कि या तो वो एक जगह कट कर सकते हैं या फिर पैरेलल जा सकते हैं या फिर वो ओवरलैप कर जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे एक बार भी कट नहीं किया तो जीरो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एक बार कट किया तो वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यही रहा यहाँ तक का समरी अभी तक जो मैंने बताया। बट ये समझ में आने के लिए इस समरी को आपको पीछे वाला समझ में आना चाहिए था। तो समझ में आ ही गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो जैसा बताया कि हर बार ग्राफ तो ड्रॉ करने जाएंगे नहीं हम लोग कि ग्राफ पे पढ़ लिया उस पर ड्रॉ करें। तो एक और बात है जिससे हम लोग की देखते हैं, जैसे ये है 3x + 2y + 3 = 0। ये अगर कोई इक्वेशन है, या फिर एक जनरल इक्वेशन लेते हैं ax + by + c = 0। यहाँ से y का वैल्यू निकाले थे, याद है? by = -ax - c। तो y का वैल्यू आया था -a/b टाइम्स x - c/b। ये y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में बट गया। तो अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 बना दिया है जब मैंने, तो x का कुछ कोफिशिएंट आया है, क्या आया? -a/b आया, और ये कांस्टेंट कुछ आ गया। तो ये जो होता है ना, हम लोग जनरल जो केस लेते हैं उसमें ऐसा लेते हैं, ये जो चीज़ होता है ना x के बगल में जो लिखा रहता है वो हम लोगों को लाइन कैसे जाएगा वो डायरेक्शन देता है। एक तरह से समझो कि लाइन ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये हम लोगों को डायरेक्शन देता है। ये -a/b वाला जो टर्म है ना, ये हम लोग को डायरेक्शन देता है कि लाइन जाएगा कैसे। और ये कांस्टेंट जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या y एक्सिस बोल दो कि वो
यहाँ से कट किधर से करके जाएगा, अगर जाना इधर है मान लो लाइन को, तो वो यहाँ से कट करके जाएगा या यहाँ से कट करके जाएगा या यहाँ से यहाँ से, दोनों सब तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कट कहाँ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस सी पे। तो इस पे ध्यान मत दो ज़्यादा, बस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहे हैं कि -a/b वाला जो टर्म होता है ना, वो आपको डायरेक्शन बताता है कि वो लाइन जाएगा किधर से। इसका यूज क्या है वो बताऊंगा, बट इस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद जैसे ये इक्वेशन है, देखो 3x + 2y + 3 = 0, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाओ और बाकी सबको एक साइड भेज दो। क्या हो जाएगा, 2y = -3x - 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -3/2x -3/2। तो ये जो है ना चीज़, ये आप लोगों को डायरेक्शन देता है -3/2x। ठीक, जैसे मान लो कि ये -3/2x वाला जो लाइन है वो इस तरह चला गया, ठीक, इस तरह चला गया। अब अगर दूसरा कोई लाइन लेते हैं, जैसे इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना देते हैं। क्या है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, ये वैसे यहाँ से जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ये वाला लाइन है ये, ठीक। तो अब अगर दूसरा ये वाला लाइन ले लेते हैं जो इसके एकदम पैरेलल जा रहा है, ऐसे ही कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो बताओ कि क्या इसका भी जो ये वाला टर्म होगा x के बगल में जो लिखा होगा, क्या इसका भी -3/2 होगा? सोचो थोड़ा सा। जैसे देखो कोई ये लाइन है, इसका जो यहाँ वाला टर्म है इस लाइन का, उसका वैल्यू है मान लो 2, ठीक। इसका वैल्यू जो यहाँ वाला कोफिशिएंट है, इसको मान लो m से डिनोट कर देते हैं, तो इसका m का वैल्यू क्या है, -3/2, तो इसका भी m का वैल्यू -3/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में गया है, वो भी इसी डायरेक्शन में गया है। तो मैंने बताया था कि ये जो टर्म होता है ये डायरेक्शन बताता है कि किधर जाने वाला है। तो ये भी इसी डायरेक्शन में गया, ये भी इसी डायरेक्शन में गया, बट ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया। क्यों? क्योंकि इसका कांस्टेंट -3/2 है, इसका कांस्टेंट कुछ और होगा, -3/2 के अलावा, इस चीज़ के अलावा कुछ और होगा यहाँ पे कांस्टेंट इसका। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो ये कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर इसका जो m का वैल्यू है वो 2 है इस लाइन का, तो सोचो कोई और m का वैल्यू होगा, कोई और लाइन होगा जिसका m का वैल्यू अगर 2 है, तो क्या वो इसी के सीधा में जाएगा ऐसे ही? अब कहाँ से जाएगा वो अलग बात है, वो तो c पे डिपेंड करता है। c मतलब ये कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बताने के पीछे भी कारण है, वो भी आएगा समझ में धीरे धीरे, वो शायद मैं अगले लेक्चर में बताऊं, इसमें नहीं। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ये x के बगल में जो होता है ना -a/b, वो चीज़ बताता है कि डायरेक्शन वो किधर से जाएगा। जैसे ये बताओ कि अगर ये लाइन है और दूसरा लाइन ऐसे है, तो इसका स्लोप अगर मान लो, मतलब m का वैल्यू, स्लोप छोड़ो, इसके m का वैल्यू अगर 2 है, तो बताओ इसका m का वैल्यू भी 2 होगा क्या? नहीं, 2 के अलावा कुछ और होगा, m ≠ 2। इसका m 2 नहीं होगा, 2 के अलावा कुछ भी हो, 2 नहीं होगा। अगर 2 के अलावा कुछ भी है तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही। जैसे ये लाइन का एक m अगर 2 है, अगर दूसरा कोई लाइन है जिसका वैल्यू m 2 नहीं है, तो वो क्या इसके सीधा चला जाएगा। अगर कोई एक लाइन है जिसका वैल्यू m का मतलब -2 है मान लो, तो बताओ कि क्या ये लाइन भी इसी के सीधा में जाएगा, पैरेलल में? नहीं ना जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होने के लिए m का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो m का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, तो वो किसी और इस सीधे में जो जितने भी लाइन होंगे वो उसमें से नहीं होगा। ये या तो ऐसे जाएगा या फिर कैसे भी जाएगा, तो इस लाइन में से तो कोई नहीं होगा, ऐसे चला जाएगा मान लो, ऐसे क्या होगा। तो कम से कम एक सॉल्यूशन आ गया, वो छोड़ो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, बताना चाह रहे हैं कि m = 2 है, दूसरा लाइन m = -2 है, तो वहाँ पे ये लाइन अगर ऐसे जा रहा है m = 2 वाला लाइन, तो m = -2 वाला लाइन इसके पैरेलल तो नहीं जाएगा, ये तो श्योर है। इसके पैरेलल भी नहीं जाएगा, इनमें से कोई लाइन नहीं है, और इसके ऊपर से भी नहीं जाएगा, ठीक है। और एक और बात कि अगर ये लाइन है, इसका m का वैल्यू है 2,
और जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू मान लो 3। तो अगर दूसरा भी लाइन है उसका भी m का वैल्यू 2 है और कांस्टेंट का वैल्यू भी 3 है, तो बताओ ऐसे चला जाएगा ना। m का वैल्यू डायरेक्शन बताता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन में चला गया। कांस्टेंट का वैल्यू है 3, कांस्टेंट बताता है कि कहाँ से जाएगा, x मतलब कि x y के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो ये कांस्टेंट 3 वाला लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट 3 वाला लाइन है, तो ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर ये लाइन है, इसका मान लो m इक्वल टू 3 है, और दूसरा लाइन है इसका m इक्वल टू 3 है, बट इसका कांस्टेंट का वैल्यू है 2 और इसका कांस्टेंट का वैल्यू है कुछ और 3 मान लेते हैं। तो इसका कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, तो देखो इसका भी m वैल्यू 3 है, इसका भी m वैल्यू 3 है, मतलब ये जाएगा तो इसके आसपास से ही, मतलब ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए। अब देखो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 3, इसका कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, तो क्या इस पर से जाएगा? नहीं जाएगा, इस पर से तो नहीं जाएगा, या तो इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो जीरो सोल्यूशन में केस आ गया। तो यहीं से हम लोग जो थियोरेटिकल सिचुएशंस होते हैं, जैसे लिखा रहता है बुक्स में कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ऐसे ऐसे जो लिखा रहता है, वो सब के तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। यहाँ से कैसे बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने बता दिया कि y इक्वल टू माइनस A/B टाइम्स X माइनस C/B, ये कुछ आया था। तो अगर पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो उसका ये दोनों ये बराबर होना चाहिए। एक लाइन है जिसका मान लो A1 B1 होगा और दूसरा लाइन है जिसका A2 B2 होगा, तो दोनों का बराबर होगा। जैसे माइनस A1/B1 इक्वल टू माइनस A2/B2। हिंट दे दे रहा हूँ, कल एक बार और भी देख लेंगे इसको। बट देखो कोई एक लाइन है जिसका है माइनस A1/B1 x माइनस C1/B1, ये कांस्टेंट है। दूसरा क्या है माइनस A2/B2 x माइनस C2/B2। तो बताओ अगर ये माइनस A1/B1 इक्वल टू माइनस A2/B2 हो गया, मतलब कि ये भी डायरेक्शन दे रहा है, ये भी डायरेक्शन दे रहा है, दोनों ये भी डायरेक्शन दे रहा है, ये भी डायरेक्शन दे रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो या तो वो पैरेलल हो सकता है या फिर इसी पे जा सकता है। ठीक, जैसे अगर यही इतना ही केस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है माइनस A1/B1 इक्वल टू माइनस A2/B2, तो A1 ये माइनस तो माइनस से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1/B1 इक्वल टू A2/B2 हुआ। ठीक, अब इसी पर अगर इतना दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो अगर ये लाइन ऐसे गया है तो दूसरा लाइन कैसे जा सकता है? या तो ऐसे जा सकता है, इसके पैरेलल ही, इधर जा हो चाहे इधर हो, किधर भी हो। और एक और केस क्या है कि वो या उस पर भी जा सकता है ऐसे। तो यहाँ से दो केस बन रहे हैं। तो अगर मान लो और ये जो इस पे जाने वाला है या फिर अगल बगल से जाने वाला है, उसको कौन सा डिटरमाइन कर रहा था? ये कांस्टेंट डिटरमाइन कर रहा था। मैंने बताया था कि डायरेक्शन के अलावा जो किधर से जाएगा वो बता रहा है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे दो केस बन गया, या तो कांस्टेंट का रेशियो इक्वल है या नहीं। तो अगर कांस्टेंट का रेशियो भी इक्वल हो जाता है ना, तो वो इसी पर से चला जाता है। अगर कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो वो अगल बगल से चला जाता है और जीरो सोल्यूशन हो जाता है। और अगर बताओ कि माइनस A1/B1, यहाँ लिखते हैं माइनस A1/B1 इज नॉट इक्वल टू माइनस A2/B2 होता, तो पहले का डायरेक्शन दूसरे के डायरेक्शन के बराबर नहीं है, तो माइनस तो हटा दो। तो क्या हो जाएगा कि एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा क्या इसके पैरेलल जाएगा? नहीं, इसके ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाए कैसे भी जाए, पर एक जगह वो कट कर देगा। तो अब उल्टा सोचो कि अगर कट कर रहा है एक जगह, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है केस है, उसका सॉल्यूशन उसका हम लोग थियोरेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं कि A1/B1 इक्वल टू A2/B2 है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और चेंज करके क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसे चेक कर सकते हैं। बट उसको अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। बट ये थोड़ा थोड़ा फील मैंने दे दिया है कि कहाँ से ये चीज़ आता है। इसका डायरेक्ट आप लोगों को प्रूफ बताया जाता है, प्रूफ क्या रटवा दिया जाता है, बट थोड़ा थोड़ा मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि ये आता है यहाँ से। मेन फंडा ये है कि डायरेक्शन सेम है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट या जीरो सॉल्यूशन देगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे ही देगा, टू सॉल्यूशन भी नहीं देगा, यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। और अगर डायरेक्शन सेम है तो फिर हमारा कांस्टेंट पे डिपेंड करने लगता है कि कांस्टेंट अगर मतलब दोनों का कांस्टेंट का रेशियो भी अगर सेम है तो वो इनफाइनाइट दे देता है, और कांस्टेंट का रेशियो डिफरेंट है तो वो जीरो सॉल्यूशन दे देता है। तो इस पे हम लोग फिर से फुल डिटेल में कल चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कर्व
दो कर्व हैं तो उनके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कर्व कितने जगह कट कर रहे हैं। उसके बाद ये समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम इनफाइनाइट पे कट कर सकता है, मतलब इनफाइनाइट जगह कट कर सकता है, या फिर एक जगह कट कर सकता है, या 0 जगह कट कर सकता है। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इतने जगह कट नहीं कर सकता। तो अब हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे कि अगर 0 जगह कट कर रहा है, या फिर एक जगह कट कर रहा है, और या फिर इनफाइनाइट जगह कट कर रहा है। 0 जगह तो कट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कट कर रहा है, या एक जगह कट कर रहा है, या इनफाइनाइट जगह कट कर रहा है। तो इसका केस क्या है थ्योरेटिकली, इसका भी केस क्या है और इसका भी केस क्या है। बट उसका हिंट तो मैंने यहाँ दे दिया है कि एक्चुअल वो डेरिवेशन होता कैसे है। तो ये अगर याद नहीं भी रहे तो देखते हैं कल क्या होता है। कल वाले लेक्चर में इसको बता दूंगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगे। तो अभी से 3A एक्सरसाइज कर सकते हो। 3A एक्सरसाइज जो है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है वो। तो 3 एक्सरसाइज कर लेना। उसमें क्या है, उसमें तो बस देखना है ग्राफ बना बना के कि कितने जगह कट कर रहा है, तो जितने जगह कट किया उसके हिसाब से सोल्यूशन बता दो। अगर एक जगह कट किया तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर ऐसे चला गया तो 0 सोल्यूशन है, अगर इसी पर से चला गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यही बस देख देख के बताना है उसमें। तो कर लेना, मन होगा, नहीं करने का मन होगा मत करना। उसको 3D करने के बाद देख लेंगे और क्या। तो बस यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।